अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर फिजिक्स टीचर मोहम्मद वकास अमीन। तो कैसे हैं आप लोग बेटा? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम भरेंगे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। और इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और बहुत कॉन्सेप्चुअल भी है, तो आपको तवज्जो के साथ लेक्चर सुनना पड़ेगा। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सिमुलेशंस दिखाता हूँ कि हमने आज के लेक्चर में करना क्या। तो आप ज़रा देख रहे हैं कि यहाँ पे दो स्लिट्स है, लाइट का सोर्स है। लाइट जो है इन दो स्लिट से पास आउट करती है, और ये जो स्लिट्स हैं ये एज अ सेकेंडरी सोर्स के तौर पे काम करते हैं। ये सेकेंडरी सोर्स बन जाते हैं। अब ऐसा क्यों किया? कोहेरेंट सोर्स बनाने के लिए। आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी, हाइजन प्रिंसिपल, तो उसमें वो यही बताता है कि लाइट जो है ना वो वेव फ्रंट्स की फॉर्म में ट्रैवल करती है, और वेव फ्रंट्स में जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सेकेंडरी सोर्स की तरह एक्ट करेंगे। तो यहाँ पे एक वेव फ्रंट बनेगा स्लिट के दरमियान में। तो जो यहाँ पे पॉइंट्स होंगे, पार्टिकल्स होंगे, वो सोर्स की तरह एक्ट करेंगे। अब ये एक सोर्स हो गया, स्लिट वन सोर्स वन है, और स्लिट टू जो है वो सोर्स टू है। दोनों कोहेरेंट सोर्स हैं, ये आपस में मिलेंगी लाइट्स। इंटरफेरेंस होगी, और इंटरफेरेंस होगी तो स्क्रीन पे आपको इस तरह के पैटर्न बनना स्टार्ट हो जाएंगे। ये जो आपको ब्राइट स्पॉट नज़र आ रही है, यहाँ पे होगी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और जहाँ पे आपको डार्क लाइंस, डार्क स्पॉट नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। ये सारी बातें हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो आज के लेक्चर में हमने इस डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को डिटेल के साथ समझना है, और हम इसका एक रिलेशन बनाएंगे, फार्मूला बनाएंगे। हम स्लिट सेपरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि एक फार्मूला बनाएंगे जिससे हम ये जो इसको कहते हैं फ्रिंजेस, ये ब्राइट फ्रिंज है, फिर ये डार्क फ्रिंजेस है। तो ये जो फ्रिंजेस का साइज है ये किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करते हैं, हम एक फार्मूला बना लेंगे। तो आई होप कि ये चीज़ें जो है ना, ये क्वेश्चन बातें वगैरह आपको समझ आ रही हैं कि हमने करना क्या आज के लेक्चर में। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स में ये जो एक्सपेरिमेंट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटली वेव नेचर शो करता है लाइट की। क्योंकि हमने पीछे पढ़ा है कि लाइट की डुअल नेचर्स हैं, पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है। और साइंटिस्ट इसी में कंफ्यूज रहे कि लाइट किस नेचर को शो करती है, पार्टिकल नेचर रखती है या वेव नेचर रखती है। तो ये पहला एक्सपेरिमेंट है, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है जो शो करता है कि लाइट जो है वो वेव नेचर रखती है। और इसकी इम्पोर्टेंस का आइडिया अब यहाँ से लगा लें, प्रूव द वेव नेचर ऑफ लाइट। फिर ये एक्सपेरिमेंटली शो करती है इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शन, यानी इस एक्सपेरिमेंट में इंटरफेरेंस भी होती है, डायफ्रैक्शन भी होती है। और ये हाइजन वेव थ्योरी को सपोर्ट करती है। फिर हैव टू डिटरमिन द वेवलेंथ, लाइट की वेवलेंथ भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस एक्सपेरिमेंट। और इसी एक्सपेरिमेंट की वजह से कोहेरेंट सोर्स इंट्रोड्यूस हुए थे। क्योंकि लाइट की इंटरफेरेंस करवाना इतना इजी नहीं है, उसके लिए कुछ कंडीशंस रिक्वायर है। और एक कंडीशन ये कोहेरेंट सोर्स होना, यानी दो सोर्सेज जो हैं वो उनका कोहेरेंट होना लाजमी है। अब कोहेरेंट होने का क्या मतलब है? पावर डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए। अब इस बात की क्या मीनिंग बनते हैं, तो आपको इसके लिए प्रीवियस वीडियो देखनी पड़ेगी, हाइजन प्रिंसिपल। तो ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप था जो यंग्स ने किया था, कि एक लाइट का सोर्स है, सामने एक स्लिट रखी है, स्लिट में से लाइट पास आउट करेगी, आगे दो स्लिट रखती। अब स्लिट वन सोर्स वन की तरह एक्ट करेगा, और स्लिट टू जो है वो सोर्स टू की तरह एक्ट करेगा। तो इस तरह से दो वेव्स बनेगी जो कि कोहेरेंट सोर्स होंगी। ये दो स्लिट इसीलिए लगाई हैं ताकि कोहेरेंट सोर्स हो। अगर मैं ये दो स्लिट नहीं लगाता तो सोर्सेज जो हैं वो कोहेरेंट नहीं होंगे, और आपको इंटरफेरेंस का जो पैटर्न मिलेगा ना वो इतना अच्छा नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे ज़रा ऑब्जर्व कर सकते हैं आप, ये डार्क लाइंस भी मिल रही हैं और आपको ब्राइट लाइंस भी शो हो रही हैं। तो कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होंगे, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें मेंशन है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जहाँ पे होगी वो ब्राइट स्पॉट होंगे, और यहाँ पे हम इसको एक नाम देंगे मैक्सिमा का। और जहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, मीन डार्क स्पॉट बनेंगे, तो उनको हम नाम देंगे मिनिमा का। मिनिमा का मतलब यहाँ पे एम्पलीट्यूड मिनिमम होगा, मैक्सिमा का मतलब कि एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा। अब अगर ये मान लेते हैं कि लाइट अगर पार्टिकल नीचे रखती, तो फिर इस तरह के हमें पैटर्न मिलते हैं ना, क्योंकि पार्टिकल्स होता तो फिर हमें अ, जैसे कि आप एज्यूम कर लें कि यहाँ से बॉल्स, जो बॉल्स है ना वो पास आउट हो रही हैं, तो जस्ट आपको एक ही साइड नज़र आती, यानी कि
ये आपको मल्टीपल ब्राइट स्पॉट नज़र आ रही है, ये मल्टीपल ब्राइट स्पॉट नज़र ना आते। फिर आपको एक ही लाइन आपको नज़र आती है। यूँ एज्यूम कर ले कि टेनिस बॉल को आप गीला करें और टेनिस बॉल को इस तरह स्लेट से पास आउट करवाएं, तो बॉल जहां जहां पे हिट करेगी वहां वहां पे निशान बनते जाएंगे। लेकिन वो एक ही लाइन होगी, यानी कि जितना स्लिट का साइज है, बॉल इस स्लिट में से गुजरने के बाद वो फैलेगा नहीं, स्प्रेड नहीं होगा जिस तरह से ये लाइट स्प्रेड हो रही है। और ना ही उनके दरम्यान में इंटरफेरेंस होगी। तो जितना ये स्लिट का साइज है ना, इतने ही साइज का आगे एक पैटर्न बन जाएगा, एक स्लिट के साइज जितनी एक शेप बन जाएगी, स्पॉट बन जाएगा। तो ऐसा नहीं हुआ, ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे लाइट जो है ना वो वेव की तरह एक्ट कर रही है। अगर पार्टिकल की तरह एक्ट करती तो स्लिट के साइज जितना ही एक स्पॉट बन जाता। तो यहाँ पे मेंशन है, इफ लाइट इज अ पार्टिकल देन वी गेट अ पिक्चर ऑफ अ स्लिट, स्लिट की पिक्चर मिल जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है, हमें मैक्सिमम और मिनिमम मिलते हैं और मल्टीपल मिलते हैं, एक से ज़्यादा मिलते हैं। मींस के लाइट अफ्रेक्ट भी होगी और इंटरफेरेंस भी होगी। ये कुछ एमसीक्यूज है बेटा, एमडी कैट के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आपकी एफएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। Question of MCQ number one है, first scientist who proved the wave nature of a light was Young's. He did it through experiment. एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है? डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर टू, इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द प्रोसेस टेकिंग प्लेस वाज इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दीज। तो बेटा, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर इंटरफेरेंस भी ऑब्जर्व होता है और डायफ्रैक्शन भी ऑब्जर्व होता है, ये दोनों प्रोसेस ऑब्जर्व होते हैं। थर्ड एमसीक्यूज है, इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द प्रोसेस अंडर ऑब्जर्वेशन, होते दोनों ही है, डायफ्रैक्शन इंटरफेरेंस, लेकिन हमने ऑब्जर्व किसको करना है? इंटरफेरेंस को करना है। नेक्स्ट बेटा, ये कुछ लाइंस जो कि मैं पहले बता चुका हूँ कि लाइट की इंटरफेरेंस करना जो है ना वो इतना ज़्यादा इजी नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल होता है। और यही वजह है कि लाइट की इंटरफेरेंस साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व ही नहीं की, क्योंकि इसके लिए कुछ कंडीशन रिक्वायर है। लेकिन थॉमस यंग्स आया और उसने एक्सपेरिमेंटल सेटअप लगाया और कुछ कंडीशंस अप्लाई की और उसके बाद लाइट की वेव नेचर को शो कर दिया। अगर इतना इजी होती इंटरफेरेंस, तो बहुत पहले ही, यंग्स से पहले ही काफ़ी साइंटिस्ट इसको प्रूव कर चुके होते। तो ये कब एक्सपेरिमेंट हुआ था? 1801 में। जो यंग्स है इसने ये डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। पर्पस क्या था इस एक्सपेरिमेंट का? लाइट की इंटरफेरेंस को स्टडी करना और लाइट की वेव नेचर को शो करना, ये दो पर्पस थे इसके। एक्सपेरिमेंटल सेटअप, ये अगेन वही एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, एक स्लेट यहाँ पे रखी है, यहाँ से लाइट पास आउट होगी, स्प्रेड होगी, आगे दो सोर्सेस मींस के दो स्लेट लगा दिए। अब ये दो स्लिट जो है ना वो सोर्स की तरह एक्ट करेंगे, और स्लिट के दरमियान में जो सेपरेशन है वो डी है। आप नोट डाउन करें कि स्लिट का जो ये डी है डिस्टेंस, ये स्लिट के सेंटर से स्टार्ट हो रहा है और दूसरी स्लिट के सेंटर तक जा रहा है। ठीक है, इस तरह से आपने ये डी की जो वैल्यू है ना ये मेजर करनी है। फिर इस स्लिट और स्क्रीन के दरमियान का जो डिस्टेंस होगा ना उसको मैं एल कहूँगा, कैपिटल एल। तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं जो आपने याद रखने हैं। सामने स्क्रीन लगा दी है, स्पॉट बनेंगे, और उसको यंग्स ने जो है ना वो स्टडी किया। तो इसने क्या ऑब्जर्व किया? इसने ऑब्जर्व किया कि ब्राइट स्पॉट भी बनते हैं, मीन मैक्सिमा, और उसको उसने नाम दिया फ्रिंजेस का। ब्राइट फ्रिंजेस हैं और डार्क फ्रिंजेस है। मैक्सिमा तब बनेगा जब करस्ट करस्ट पे फॉल करेगा, यानी जो ब्राइट स्पॉट आपको नजर आ रही हैं ये तब बन रही हैं जब करस्ट करस्ट पे फॉल कर रहा है, यहाँ पे ट्रफ ट्रफ पे फॉल कर रहा है। तब आपको, तब वहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। और मिनिमा कब बनेगा? जब करस्ट ट्रफ पे फॉल करेगा, या ट्रफ क्रस्ट पे फॉल करे, वहां पे मिनिमा बनेगा, वहां पे डार्क स्पॉट बनेंगे। जैसे कि यहाँ पे ज़रा ऑब्जर्व करें, ये फर्स्ट पिक्चर में दोनों वेव्स का क्रस्ट आपस में मिल रहा है, देख रहे हैं? दोनों वेव्स का क्रस्ट मिल रहा है, तो यहाँ पे ब्राइट स्पॉट बनेगा। ये देखें, ये मेंशन भी है, ब्राइट स्पॉट, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। नेक्स्ट पिक्चर में आप देखें कि जो फर्स्ट वेव है उसका क्रस्ट और जो सेकंड वेव है उसका ट्रफ, ये ये मिल रहे हैं आपस में। तो यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, डार्क स्पॉट बनेगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से। फिर थर्ड पिक्चर में दिखाया गया है, देखें अगेन, दोनों वेव्स का क्रस्ट आपस में मिल रहा है, तो यहाँ पे भी क्या बनेगा? ब्राइट स्पॉट बनेगा, और ड्यू टू कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो आई होप ये चीज़ें जो है ना ये आपको समझ आ गई हैं। अब बाकी ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस क्या है ये अब हम आगे जो है ना वो डिस्कस करेंगे।
अब आ जाते हैं बेटा कुछ डेरिवेशंस पे। सपोज करें कि ये स्लिट S2 है, ये स्लिट S1 है, दोनों से लाइट पास आउट होंगी, और ये हम एक पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं P। यहाँ पे डार्क स्पॉट भी बन सकता है, यहाँ पे ब्राइट स्पॉट भी बन सकता है, डिपेंड करता है कि ये जो पावर डिफरेंस है ये कितना है। मीन्स कि ये जो ऊपर वाली वेव है, इसने इतना डिस्टेंस एक्स्ट्रा कवर किया है। किससे एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर किया है? नीचे वाली वेव से। हम चले, मैं नंबर्स में आपको बता देता हूँ। सपोज करें यहाँ से ये जो S1 वाली वेव है ना, इसने 10 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। तो जो ऊपर वाली वेव होगी ना, उसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया, उसने 12 मीटर डिस्टेंस किया। तो 12 में से जो 2 मीटर है वो एक्स्ट्रा होगा ना, तो इज्यूम कर लें कि ये जो है ना, ये जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस है ये 2 मीटर है। और जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस होगा उसको हम एक नाम देंगे पाथ डिफरेंस का। क्या नाम देंगे? पाथ डिफरेंस का। मुझे ये पाथ डिफरेंस फाइंड आउट करना है। यहाँ पे पाथ डिफरेंस मेंशन है, डी साइन थीटा है। लेकिन ये डी साइन थीटा आया कैसे? हमने ये चीज़ ऑब्जर्व करनी। आप देखें कि ये क्या बन रही है, एक ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। इसको मैं ग्रीन कलर से शो कर देता हूँ। ये देखें, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। ठीक है। तो यहाँ पे ये एंगल जो होगा ना, ये थीटा होगा, थीटा एंगल शो किया हुआ है। अच्छा, थीटा के सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है ना। और परपेंडिकुलर जिसके साथ एंगल बनाएगा 90 डिग्री का, वो होगा बेस। ये बेस है। और जो हाइपोटेन्यूज है वो क्या है? वो डी है। हमने फाइंड क्या करना है? हमने तो ये पार डिफरेंस फाइंड आउट करना है। ये जो परपेंडिकुलर है, यही तो पार डिफरेंस है ना। तो आप देखें कि ये परपेंडिकुलर है। पार डिफरेंस जो है ना, वो परपेंडिकुलर है राइट एंगल ट्राइंगल का। तो परपेंडिकुलर फाइंड आउट करने के लिए आप तो कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करते हैं? हम यूज करते हैं साइन थीटा। साइन थीटा किसके इक्वल होगा? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में मैं चाहो तो बेटा, मैं आपकी आसानी के लिए यहाँ पे बना देता हूँ। ये देखें, ये डी है। मुझे ये पार डिफरेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है। और ये एंगल जो है ना, ये थीटा होगा। तो अब मुझे बताएं कि परपेंडिकुलर जो है, परपेंडिकुलर तो पार डिफरेंस है ना, इसको मैं पार डिफरेंस ही बोल देता हूँ, पी डी बोल देता हूँ, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। क्या हाइपोटेन्यूज? तो डी है। तो यहाँ पे लगा दिया डी, ये आ गया साइन थीटा। और ये जो पार डिफरेंस है ना, इसकी वैल्यू क्या आ गई? इसकी वैल्यू आ गई बेटा डी साइन थीटा। तो अब देखें इस डायग्राम में यही लिखा हुआ है, डी साइन थीटा। डी साइन थीटा का मतलब है पार डिफरेंस। आई होप कि ये चीज़ें जो है ना, ये आपको समझ आ रही हैं। इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं। पार डिफरेंस कितना है? डी साइन थीटा। अब पार डिफरेंस फॉर अ मैक्सिमा, अगर ये जो पॉइंट है ये मैक्सिमा पॉइंट बनता है, तो फिर पार डिफरेंस क्या होगा? और अगर ये पॉइंट पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनती है, तो पार डिफरेंस क्या होगा? वो हमने देखना ज़रा। आप ज़रा इमेजिन करें, ये जो आपको पिक्चर शो हो रही है मैक्सिमा के लिए, मैक्सिमा तब बनेगा जब दो वेव्स के दरमियान में पार डिफरेंस 1 लेमडा का हो, 2 लेमडा का हो, 3 लेमडा का हो, 4 लेमडा का हो, 5 लेमडा का हो। मीन्स कि होल वेवलेंथ हो। अगर ऐसा हो जाए, तब वहां पे क्या बनेगा? ब्राइट स्पॉट बनेगा। आप ये ए और बी, इन दोनों वेव्स को हमने कंसिडर करना है इस पॉइंट पे। मैं इसको ग्रीन कलर से शो कर देता हूँ। ये देखिए, ये पॉइंट है। ये जो डी पॉइंट है ना, इस पॉइंट पे हमने ऑब्जर्व करना है। ज़रा केयरफुली आपने काउंट करनी है वेव। ये देखा, ए ए देखिए ज़रा, ये एक वेव हो गई, ये 2 वेव हो गई, ये 3, ये 4, एंड ये 5। यानी ऊपर वाली जो टोटल जो वेव्स है ना, नंबर ऑफ वेव्स, वो 5 है। अब इसी तरह नीचे जो बी से वेव्स आ रही हैं, उनको आपने काउंट करना है। ज़रा ऑब्जर्व करें ज़रा, ये 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। इसका मतलब है कि जो नीचे वाली जो बी पॉइंट से वेव आ रही है, वो 1 लेमडा ज़्यादा है। वो 1 लेमडा ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है एज कम्पेयर टू अबव वेव। तो इनके दरमियान में पार डिफरेंस
कितना आ गया? पावर डिफरेंस का मतलब ये होगा कि एक वेव दूसरी वेव से कितनी कितने लेमडा आगे है या कितने लेमडा पीछे है। तो अगर तो एक वेव 1 लेमडा आगे हो, 2 लेमडा आगे हो, 3 लेमडा आगे हो, मीन पावर डिफरेंस उनके दरमियान में क्या बने? 1 लेमडा, 2 लेमडा, 3 लेमडा, 4 लेमडा, 5 लेमडा एंड सो ऑन। तो हमेशा क्या बनेगा यहाँ पे? ब्राइट स्पॉट बनेगा। यहाँ पे वो मेंशन भी कर रहा है, देखिए पावर डिफरेंस क्या है? लेमडा। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगी और यहाँ पे ब्राइट स्पॉट बनेगा। तो अब इसको मैं शॉर्टली कैसे लिख सकता हूँ? इस पावर डिफरेंस को मैं लिखूंगा एम लेमडा। और एम क्या है? ये नंबर ऑफ ऑर्डर्स को शो करता है, ठीक है। और एम की वैल्यूज क्या पुट करनी है? 0, +-1 भी हो सकती है, +-2 भी, +-3, +-4 एंड सो ऑन। अब प्लस वाले जो नंबर्स हैं वो शो कर रहे हैं कि सेंटर से जो ऊपर ब्राइट स्पॉट बनेंगे उनके नंबर शो कर रहे हैं। और जो नेगेटिव वाले हैं वो ब्राइट स्पॉट से, यानी सेंटर वाले पॉइंट से नीचे वाले जो ब्राइट स्पॉट है। ये आपको बातें समझ आ जाएंगी, अभी मैंने ये चीज़ें समझानी है आपको। तो आप देखें कि पावर डिफरेंस एम लेमडा हो गया। और जो ऊपर हमने इक्वेशन पढ़ी थी, ये ऊपर हमने इक्वेशन पढ़ी थी डी साइन थीटा, ये पावर डिफरेंस था ना। और अगर मैं इस पावर डिफरेंस की जगह एम लेमडा लगा दूं तो ये मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी फॉर मैक्सिमा, ब्राइट स्पॉट के लिए। ये इक्वेशन हमने यूज़ करनी है। एम नंबर ऑफ ऑर्डर्स हैं, लेमडा एम की जगह 1 पुट कर देंगे तो 1 लेमडा हो जाएगा, 2 पुट कर देंगे तो 2 लेमडा हो जाएगा, 3 पुट कर देंगे तो 3 लेमडा हो जाएगा एंड सो ऑन। बताना ये चाह रहा है कि अगर पाथ डिफरेंस होल वेवलेंथ के इक्वल होगा तो हमेशा कहाँ पे बनेगा? क्या बनेगा? ब्राइट स्पॉट बनेगा, मैक्सिमा बनेगा। बिल्कुल इसी तरह मिनिमा के लिए, मिनिमा के लिए अगर पाथ डिफरेंस हाफ इंटेग्रल मल्टीपल हो वेवलेंथ का, मीन्स λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2, 7 λ/2। अब ये देखिए ये क्या है? ये ओड नंबर्स हैं, 1, 3, 5, 7। तो ओड मल्टीपल ऑफ हाफ वेवलेंथ, ये ओड नंबर हाफ वेवलेंथ का क्या है? मल्टीपल है। तो अगर ऐसा पार डिफरेंस आए, अगर एक वेव λ/2 पार डिफरेंस से आगे है दूसरी वेव से, 3 λ/2 वेवलेंथ आगे है या 5 λ/2 वेवलेंथ आगे है, तो फिर वहाँ पे डैशबोर्ड बनेगा। यहाँ पे अब हमने यहाँ पे ये जो ई पॉइंट है ये ऑब्जर्व करना है केयरफुली, जिस तरह हमने ऊपर डी पॉइंट पे कैलकुलेट की थी वेव्स। तो इसी तरह बी वाली वेव ज़रा काउंट करें। ये देखें, ये फर्स्ट वेव, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ एंड हाफ, यानी 4.5, 4.5। अब इसी तरह ऊपर वाली वेव काउंट करनी है आपने। ये देखें, ये 1, ये 2, ये 3, 4 एंड 5। ऊपर वाली वेव 5 है, नीचे वाली 4.5 है, मींस ऊपर वाली वेव हाफ वेवलेंथ आगे है। ऊपर वाली वेव हाफ यानी λ/2 ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है एज कम्पेयर टू बिलो वेव। आई होप कि ये बातें समझ आ रही हैं आपको। और इस पार डिफरेंस को मैं कैसे लिखूंगा? इस पार डिफरेंस को मैं लिखूंगा m+1/2 इंटू लेमडा। एम की जगह 0 पुट कर देंगे तो λ/2 आ जाएगा। एम की जगह 1 पुट करूंगा तो 3 λ/2 आ जाएगा। एम की जगह 2 पुट करूंगा तो 5 λ/2 आ जाएगा एंड सो ऑन। अब जो हमने ऊपर किया था वही हम यहाँ पे करेंगे कि जो ऊपर इक्वेशन पड़ी थी ना डी साइन थीटा, इसके इक्वल जो पार डिफरेंस आया है फोर मिनिमा, वो वैल्यू हम पुट कर देंगे m+1/2 इंटू लेमडा। तो हमें पता क्या चला कि जहाँ पे ब्राइट स्पॉट बनेंगे तो वहाँ पे पार डिफरेंस क्या होना चाहिए? होल इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लेमडा। और जहाँ पे डार्क स्पॉट बनेंगे वहाँ पे ओड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ लेमडा, हाफ वेवलेंथ। तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई, ब्राइट स्पॉट के लिए और डार्क स्पॉट के लिए। अब आते हैं कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं बेटा, एमसीक्यू के लिए के हवाले से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मींस कि जो सेंट्रल पॉइंट है वो क्या बनेगा? सेंट्रल हमेशा बेटा ब्राइट बनेगा, डार्क नहीं बन सकता। ये एमसीक्यू आ सकता है आपको कि इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट
सेंट्रल पॉइंट क्या होगा, तो वो हमेशा ब्राइट होगा, डार्क नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सेंटर वाले पॉइंट में पार डिफरेंस ज़ीरो होता है। यहाँ पे देखें, ये जो सेंटर वाला पॉइंट यहाँ पे शो किया हुआ है पिक्चर में, तो यहाँ पे पार डिफरेंस क्या है? ज़ीरो का। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी यहाँ पे दोनों वेव्स का ट्रफ आपस में मिल रहा है। और जो ऊपर मैंने कुछ पिक्चर्स दिखाई थी, ये वाली, इसमें भी देखें, ये सेंटर वाला पॉइंट, इसमें भी दोनों वेव्स का करस्ट आपस में मिल रहा है। तो सेंटर वाले पॉइंट पे हमेशा क्या होगा बेटा? डार्क स्पॉट ही बनेगा, मैक्सिमा बनेगा। तो ये पॉइंट तो आपने हमेशा याद रखना। सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज इसको कहेंगे हम। पार डिफरेंस याद रखना है, पार डिफरेंस ज़ीरो होगा। और एम की वैल्यू ज़ीरो होगी, यानी ऑर्डर ज़ीरो ऑर्डर है। इसको आप ज़ीरो ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज भी कहते हैं। और ये हमेशा क्या बनेगा जी? मैक्सिमा। मैक्सिमा होगा, ब्राइट फ्रिंज होगा ये। आई होप कि समझ आ गई आपको। नेक्स्ट, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज। फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज के लिए आप एम की वैल्यू क्या पुट करेंगे बेटा? प्लस माइनस वन ना। तो जब मैं एम की वैल्यू प्लस वन पुट करूंगा, तो ऊपर वो फार्मूला याद रखें, डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लेमडा था ना। तो एम की जगह वन पुट कर देंगे तो इक्वेशन बन जाएगी डी साइन थीटा इज इक्वल टू लेमडा। और अगर मैं एम की वैल्यू माइनस वन पुट करूंगा, तो डी साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस लेमडा। अब ये पावर डिफरेंस क्या बता रहा है? ये देखें, माइनस लेमडा बता रहा है कि वेव के दरमियान में पावर डिफरेंस वन कंप्लीट वेवलेंथ है। और ये भी बता रहा है वन कंप्लीट वेवलेंथ है। अब प्लस माइनस में क्या फ़र्क है कि जो ऊपर वाली वेव है वो लेमडा आगे है, यहाँ पे ऊपर वाली वेव वन लेमडा पीछे है, तो इस वजह से माइनस का साइन। और इसको आप शो कैसे करेंगे स्क्रीन पे? ज़रा ऑब्जर्व करें, ये देखिए एम इज इक्वल टू ज़ीरो, ये ज़ीरो ऑर्डर है। ये फर्स्ट ऑर्डर ब्राइट स्पॉट है। फर्स्ट ऑर्डर पे क्या आया? वन लेमडा। और माइनस वन पे क्या आया? माइनस लेमडा। इसी तरह जब आप सेकंड ब्राइट फ्रिंज, सेकंड ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज आप कैलकुलेट करेंगे, तो एम की वैल्यू क्या पुट करेंगे? प्लस माइनस टू। तो एम की वैल्यू जब टू पुट करेंगे, तो यहाँ पे इक्वेशन आएगी डी साइन थीटा इज इक्वल टू टू लेमडा। और यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगी बेटा? अगर आप एम की वैल्यू माइनस टू पुट करेंगे, तो डी साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस टू लेमडा। इसका मतलब है कि दोनों वेव्स के दरमियान में पावर डिफरेंस टू लेमडा का है। और यहाँ ये इसको आप कहेंगे सेकंड ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज। ये सेकंड ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज, ये टू लेमडा। और जो माइनस टू लेमडा होगा वो नीचे होगा। बिल्कुल इसी तरह हम मिनिमा के बारे में भी कुछ बातें कर सकते हैं। सेंट्रल मिनिमा नॉट एग्जिस्ट, मैंने ऑलरेडी बता दिया, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, नॉट एग्जिस्ट। अब फर्स्ट डार्क फ्रिंज, केयरफुली अब आपने चीज़ों को देखना है, ज़रा देखें। डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम प्लस वन बाई टू इंटू लेमडा, यही फार्मूला था ना। एम की जगह अगर मैं ज़ीरो पुट करूंगा, तो आंसर क्या आएगा? लेमडा बाई टू। तो ये आपका फर्स्ट डार्क फ्रिंज होगा, जिसमें पावर डिफरेंस क्या होगा? लेमडा बाई टू का। एम की वैल्यू अगर मैं माइनस वन पुट करूँ, तो ये इक्वेशन क्या बनेगी? माइनस वन प्लस वन बाई टू लेमडा बाई टू। टू वन द टू, और माइनस टू, तो ये क्या आएगा बेटा? माइनस लेमडा बाई टू आ जाएगा ना, माइनस लेमडा बाई टू। ये डी साइन थीटा। अब इसकी पोजीशन आपने कैसे लोकेट करना है, यहाँ पे ज़रा ऑब्जर्व करें। हमने अभी एम की वैल्यू जो है वो ज़ीरो पुट की थी यहाँ पे, ज़रा देखें। पहले ज़ीरो और फिर माइनस वन पुट की। ऊपर ऐसा नहीं था। ऊपर हमने एम की वैल्यू ज़ीरो पुट की थी, हमारे पास सेंट्रल पॉइंट आ गया था। फिर हमने एम की वैल्यू प्लस माइनस वन पुट की थी, हमारे पास फर्स्ट ब्राइट फ्रिंजेस आ गए थे। यहाँ पे हम ऐसा नहीं करें, एम ज़ीरो पे, ज़ीरो ऑर्डर पे ये फर्स्ट डार्क फ्रिंज दे रहा है। और यहाँ पे ये भी फर्स्ट ऑर्डर है, इसका फर्स्ट ऑर्डर कहेंगे। फर्स्ट ऑर्डर पे ये फर्स्ट डार्क फ्रिंज देगा आपको। तो ये वैल्यू यहाँ पे आपने मेंशन करनी है। ये देखें ज़रा, ये जो ब्लू कलर है ये आप ब्राइट स्पॉट कंसिडर कर लें, और ये जो सेंटर वाले जो है ना डार्क, जिसमें मैंने कलर नहीं किया, ये डार्क स्पॉट है। तो ये एम ज़ीरो पे लेमडा बाई टू ये फर्स्ट डार्क स्पॉट मिलेगा। और एम माइनस वन पे ये आपको, ये फर्स्ट, ये दोनों फर्स्ट है।
ये दोनों क्या है बेटा? ये फर्स्ट डार्क स्पॉट है। दोनों को आप कंपेयर करेंगे ना, आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी, ब्राइट एंड और डार्क स्पॉट दोनों को। तो ये दोनों फर्स्ट है। इसमें बस ये कंफ्यूज नहीं होना, ये एक एम की वैल्यू 0 पुट की, एक एम की वैल्यू -1 पुट की। ये ज़रा केयरफुली अपनी चीज़ों को देखना है। अब इसी तरह सेकंड डार्क फ्रिंज, इसके लिए m+1 और m-2। तो ज़रा देखें डी साइन थीटा कितना पार डिफरेंस आएगा। 1+1/2, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो ये आ जाएगा 3 λ/2, और यहाँ पे m-2 पुट करेंगे। तो डी साइन थीटा इज इक्वल टू m की जगह -2 प्लस 1/2 लेमडा। क्या आएगा बेटा? -2^4, और -4+1, ये -3 λ/2 आ जाएगा। अब देखिए -3 λ/2 m-2 पे आपको मिला है, और दूसरा आपको m+1 पे मिला है। यहाँ पे देखें, ये m+1, इस पे आपको 3 λ/2, और ये m-2, ये आपको -3 λ/2। तो ये आपके पास सेकंड डार्क फ्रिंजेस हैं। तो आई होप कि ये चीज़ें जो है ना, ये आपको समझ आ रही हैं। नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करना है डिस्टेंस ऑफ अ mth ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द सेंटर। मीन्स ये सेंटर है, ग्रीन कर लेते हैं इसको। ये देखिए ये सेंटर है। सेंटर से ये जो पॉइंट है, ये ब्राइट पॉइंट हो सकता है, तो ब्राइट फ्रिंज हो सकती है। तो सेंटर से इसका डिस्टेंस कितना बनेगा, उसके लिए आपने ये इक्वेशन ड्राइव करनी है, यानी आपने वाई फाइंड आउट करना है। तो आप ये जो राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है ना, आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पे जो एंगल ये थीटा बनेगा, अच्छा अगर आप यहाँ से भी एक लाइन ड्रा करेंगे ना, तो यहाँ भी जो एंगल बनेगा ना, तो वो भी थीटा ही होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकली। तो यहाँ पर हमने फाइंड क्या करना है बेटा? वाई फाइंड आउट करना है ना। तो इसी राइट एंगल ट्राइंगल के थीटा के सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर, और ये बेस है। बेस क्या है? ये एल है। ठीक है, ये सारी बेस है, और ये वाई हमने फाइंड आउट करना है। तो हम इसके लिए यूज़ करेंगे टेन थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है? वाई, जो कि हमने मेजर करना है, और बेस क्या है? कैपिटल एल है, टेन थीटा। तो वाई को आप सब्जेक्ट बना लें, वाई को एम रिप्रेजेंट किया हुआ आपकी बुक में, एल को दूसरे साइड पे ले जाएं, तो ये एल टेन थीटा, ये एक फार्मूला बन गया। इसको आप हाईलाइट कर लें ज़रा। ये वाई एम इज इक्वल टू एल टेन थीटा। अगर मैं कहूँ कि वाई जो है ना, ये बहुत ज़्यादा क्लोज है, वाई जो है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल है, ये भी कह सकते हैं। मीन्स कि हम ये जो ब्राइट स्पॉट है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक कंसिडर कर रहे हैं, ये वाई हमने फाइंड आउट करना है। तो आप ज़रा एज्यूम करें, यहाँ से अगर आप एक लाइन ड्रा करेंगे, तो ये एंगल क्या हो जाएगा? स्मॉल हो जाएगा ना, स्मॉल एंगल हो जाएगा। और स्मॉल एंगल पे क्या होगा बेटा? साइन थीटा और टेन थीटा इक्वल हो जाते हैं। साइन थीटा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू टेन थीटा। तो मैं लिख सकता हूँ कि वाई एम, जो ऊपर हमने इक्वेशन पढ़ी थी, ड्राइव की थी, एल टेन थीटा, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? वाई एम इज इक्वल टू एल साइन थीटा। स्मॉलर एंगल पे मैं इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकता हूँ। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ? इसका फ़ायदा ये हुआ कि हम इससे एक इक्वेशन ड्राइव करेंगे ऊपर हमने। चलें इस इक्वेशन को हम हाईलाइट कर लेते हैं, एक हमारे पास ये न्यू इक्वेशन आ गई। अब बाय यूजिंग दिस इक्वेशन, अगर ब्राइट पॉइंट की पोजीशन अगर हमने फाइंड आउट करनी है, तो हम इसे एक नया फार्मूला बना सकते हैं। और अगर डार्क स्पॉट की पोजीशन फाइंड आउट करनी है, उसके लिए एक अलग फार्मूला होगा। ज़रा ये कैलकुलेशन हम करके देख लेते हैं। ये देखें, हम ब्राइट के लिए ज़रा निकालते हैं। वाई एम, ऊपर जो फार्मूला हमने पढ़ा है, वो था एल साइन थीटा। एल साइन थीटा क्यों किया? मुझे बताएं कि जो हमने इक्वेशन ड्राइव की थी पार डिफरेंस की ब्राइट स्पॉट के लिए, वो थी डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लेमडा, यही थी ना। तो यहाँ से मैं साइन थीटा को सब्जेक्ट बनाऊंगा। साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? एम लेमडा डिवाइडेड बाय डी। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है। ये जो साइन थीटा की वैल्यू है ना, इसको इक्वेशन 1 में पुट करें और इसको सॉल्व करें। ये देखिए वाई एम इज इक्वल टू एल साइन थीटा की जगह एम लेमडा डिवाइडेड बाय डी, ये इक्वेशन आ जाएगी। और ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ये इक्वेशन हम वहाँ पे अप्लाई करेंगे जहाँ पे हमने ब्राइट स्पॉट की पोजीशन फाइंड आउट करनी है फ्रॉम द सेंटर।
तो हम एल की वैल्यू, एल क्या है, स्लिट और स्क्रीन के दरमियान में डिस्टेंस, डी क्या है, दो स्लिट के दरमियान में डिस्टेंस, लेमडा जो वेवलेंथ आप यूज़ कर रहे हैं लाइट की, और एम क्या है, ये ऑर्डर है। तो आप इस इक्वेशन को यूज़ करके ब्राइट स्पॉट का डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं फ्रॉम द सेंटर। ये देखिए, ये सेंटर था, तो ये सेंटर से ये एक ब्राइट स्पॉट है। पहले तो हमें शक था ना कि ब्राइट भी हो सकता है, डार्क भी हो सकता है। अब ये इक्वेशन हमने ड्राइव किया फॉर द ब्राइट स्पॉट। तो यहाँ से लेके ये जो डिस्टेंस है ना, ये आप फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला। बिल्कुल इसी तरह यही वर्किंग करनी है फॉर द डार्क स्पॉट। तो देखें, वही इक्वेशन है, वाई एम इज इक्वल टू एल साइन थीटा, और हमने पार डिफरेंस की जो इक्वेशन पढ़ी थी फॉर द डार्क स्पॉट, डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम प्लस हाफ इंटू लेमडा। यहाँ पे आप साइन थीटा को सब्जेक्ट बनाएं, वैल्यू आ जाएगी एम प्लस 1/2 लेमडा बाई डी। डी इधर मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब इस साइन थीटा की वैल्यू को ऊपर इक्वेशन में पुट कर दें, तो वाई एम इज इक्वल टू एल साइन थीटा की जगह एम प्लस 1/2 इंटू लेमडा बाई डी, ये इक्वेशन आ जाएगी। मैं आपको यहाँ पे फिगर में बता भी देता हूँ, देखें, ये जो डी है, आपको नज़र आ रहा होगा, डी जो है वो स्लिट के दरमियान में डिस्टेंस है, और ये जो कैपिटल एल है, ये स्लिट और स्क्रीन के दरमियान में डिस्टेंस है। और ये जो वाई है, ये हमने फाइंड आउट करना है। अब अगर ब्राइट स्पॉट है पी पॉइंट पे, तो हम ब्राइट वाली इक्वेशन जो हमने ड्राइव किया वो लगाएंगे, और अगर यहाँ पे डार्क स्पॉट बनेगा तो डार्क स्पॉट की इक्वेशन भी हम लगाएंगे। अब देखें, फॉर एग्जांपल के अगर मुझे सेकंड डार्क जो फ्रिंज है उसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है फ्रॉम द सेंटर, तो फिर मैं सेकंड ऑर्डर की यानी एम की वैल्यू 2 पुट करूंगा ना। बिल्कुल इसी तरह अगर मुझे थर्ड ऑर्डर का जो ब्राइट स्पॉट है, थर्ड ऑर्डर का, उसका डिस्टेंस देखना है सेंटर से, तो मैं एम की जगह 3 पुट करूंगा, लेमडा की वैल्यू, एल की वैल्यू और डी की वैल्यू, ये वैल्यू मैं पुट करूंगा, और मेरे पास सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस आ जाएगा। सिंपल है। आई होप कि ये चीज़ें समझ आ रही हैं आपको। बिल्कुल इसी तरह अगर मुझे सेकंड ऑर्डर का जो ब्राइट स्पॉट है उसका डिस्टेंस चेक करना है फ्रॉम द सेंटर, तो फिर मैं एम की जगह क्या पुट करूंगा, 2 पुट करूंगा। एल की वैल्यू ऑलरेडी पता है, डी की वैल्यू भी ऑलरेडी पता है, और लेमडा की वैल्यू भी ऑलरेडी पता है, ये आपको गिवन होंगी। एम की वैल्यू जैसे आपने पुट करनी है और आपने रिजल्ट निकाल लेना। और अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करें ना, चले हम फ्रिंज स्पेसिंग निकाल लेते हैं। हम ये देखते हैं कि ये जो फ्रिंज है, फ्रिंज का साइज़ कितना है। ठीक है, ये फ्रिंज का जो साइज़ है ना, ये अब हमने कैलकुलेट करना है। और मैं आपको बता दूं कि जिस जिस साइज़ के ब्राइट फ्रिंजेस बनेंगे उसी साइज़ के डार्क फ्रिंजेस बनेंगे। तो इसकी कैलकुलेशन के लिए हम दो फ्रिंजेस जो है ना वो कंसिडर कर लेते हैं, और उनके दरमियान में हम क्या फाइंड आउट करेंगे जी, गैप फाइंड आउट करेंगे। फॉर एग्जांपल हम कंसिडर करते हैं एम्थ मैक्सिमा, वाई एम इज इक्वल टू एम लेमडा एल डिवाइडेड बाई डी। इसी तरह हम एक और एम्थ प्लस वन, इससे ऊपर वाला, यानी एक ब्राइट स्पॉट ये है और एक इससे ऊपर वाला है, ये होगा एम्थ, और ये होगा एम्थ प्लस वन। ठीक है, इससे ऊपर वाला। तो एम्थ प्लस वन, ये मैक्सिमा क्या होगा, ये होगा वाई एम प्लस वन इज इक्वल टू एम प्लस वन लेमडा एल डिवाइडेड बाय डी। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है बेटा, कैलकुलेट फ्रिंज स्पेसिंग। कैलकुलेट फ्रिंज स्पेसिंग। तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी डेल्टा वाई हमें फाइंड आउट करना है, तो वाई एम प्लस वन माइनस वाई एम करेंगे। सेपरेशन, सेपरेशन ऐसे ही फाइंड आउट करनी है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो इसकी वैल्यू पुट करें, एम प्लस वन लेमडा एल डिवाइडेड बाई डी माइनस एम लेमडा एल डिवाइडेड बाई डी, इसको सिंप्लीफाई करें,
एम लेमडा एल डिवाइडेड बाई डी प्लस लेमडा एल डिवाइडेड बाई डी माइनस एम लेमडा एल डिवाइडेड बाई डी। ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया, लेमडा एल डिवाइडेड बाई डी। ये है फ्रिंज स्पेसिंग। फ्रिंज का साइज कह लें या फ्रिंज की सेपरेशन कह लें, डेल्टा वाई आपको बताएगा कि फ्रिंज स्पेसिंग कितनी ज़्यादा है। यानी जो फ्रिंज का जो साइज़ है ना वो बताएगा आपको, फ्रिंज का साइज़ ज़्यादा बनेगा या छोटा बनेगा। मैं आपको सिमुलेशन से ज़रा एक्सप्लेन करता हूँ। आप ज़रा कुछ पैरामीटर्स भी ज़रा देख लें, इसको कंक्लूड भी करते हैं साथ साथ मैं आपको सिमुलेशन भी दिखाता हूँ। डेल्टा वाई लेमडा के साथ क्या रिलेशन बना रहा है, डायरेक्ट बना रहा है ना। ज़रा देखिए कंक्लूड कर लेते हैं ज़रा, ये देखें ये रिजल्ट देखें ज़रा, डेल्टा वाई लेमडा की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब है कि अगर मैं रेड कलर यूज़ करूंगा तो डेल्टा वाई क्या होगा, लार्ज होगा, फ्रिंज का जो साइज़ होगा वो बड़ा बनेगा। और अगर मैं ब्लू कलर की लाइट यूज़ करूंगा तो फ्रिंज के जो साइज़ है ना वो छोटे बनेंगे। इसको हम एक सिमुलेशन से ज़रा देखते हैं। ये आपको एक्सपेरिमेंट नज़र आ रहा है। इस वक्त ये येलो कलर है, ज़रा ऑब्जर्व करना है आपने। ये देखिए ब्लू कलर में ड्रॉ कर देता हूँ, ये ब्लू कलर है। फ्रिंज के साइज़ देखें या बड़े बन रहे हैं। अगर मैं ब्लू कलर की तरफ जाता हूँ, स्मॉलर वेवलेंथ की तरफ जाता हूँ, तो फ्रिंज के साइज़ भी छोटे बन रहे हैं, ये देख रहे हैं। और अगर मैं इसको रेड कलर की तरफ लेके जाऊंगा, वेवलेंथ ज़्यादा करूंगा, तो फ्रिंज के साइज भी बड़े बन रहे हैं, फ्रिंजेस ज़्यादा थिक बन रही है। आई होप कि ये देखिए रेड कलर में फ्रिंज का साइज जो है ना वो ज़्यादा हो गया, और ब्लू में ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, रेड में ये फैल जाती हैं। तो आई होप कि ये पॉइंट जो है ना ये समझ आ गया आपको। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट जो कंक्लूजन है, डेल्टा वाई और एल इनका क्या रिलेशन है। ये डायरेक्ट रिलेशन है, मींस कि स्क्रीन और स्लिट के दरमियान में डिस्टेंस अगर मैं ज़्यादा करूंगा तो डेल्टा वाई भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसको भी हम इसी सिमुलेशन से देखते हैं। ये ज़रा देखें, स्लिट और स्क्रीन अभी क्या डिस्टेंस है, 1460। ये बॉटम लेफ्ट पे ज़रा देखें। अब ज़रा मैं चेंज करने लगा हूँ, ये देखें ज़रा, मैंने जो डिस्टेंस था ना वो सबसे ज़्यादा कह दिया 2000, तो फ्रिंज का साइज़ देखें ज़्यादा हो गया। और अगर मैं ये देखें कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। अब मैं स्लिट का और स्क्रीन का जो डिस्टेंस है वो कम कर दिया, मैंने मिनिमम पे ले गया हूँ, 500 मीटर कर दिया। तो आप फ्रिंज का साइज देखिए, वो थिन हो गई है, बारीक बारीक हो गई है, और यहाँ पे थिक हो गई है, ये बारीक और ये थिक। तो ये भी डायरेक्ट रिलेशन है। अगर स्क्रीन और स्लिट का साइज ज़्यादा, डिस्टेंस ज़्यादा करेंगे, एल की वैल्यू ज़्यादा करेंगे, तो फ्रिंज का साइज भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। नेक्स्ट आप देख लें, डेल्टा वाई और डी। डी क्या है, ये स्लिट के दरमियान में डिस्टेंस था, दो स्लिट्स जो हमने बनाई थी उनके दरमियान में डिस्टेंस था, उनके साथ इसका रिलेशन जो बन रहा है वो इन्वर्स बन रहा है। तो स्लिट का साइज, ये देखें डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स, ये नज़र आ रहा है आपको। तो अब मैं इसको चेंज करूंगा ज़रा, ये देखें लाइट वही है। अच्छा डी का, अगर डी मैं ज़्यादा कर दे तो 0.5 मिलीमीटर, डी ज़्यादा होगा तो फ्रिंज स्पेसिंग कम हो जाएगी, वो आप ज़रा देखें थिन हो गई है। और अगर मैं डी की वैल्यू ज़्यादा कम करता जाऊंगा, तो आप देखें फ्रिंज का साइज़ क्या हो गया, वो ज़्यादा हो गया, फ्रिंज ज़्यादा बड़ी बन गई है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है, क्यों, क्योंकि डी के साथ इसका इन्वर्स रिलेशन है। डी कम करूंगा फ्रिंज स्पेसिंग ज़्यादा होगी, और डी अगर ज़्यादा करता जाऊंगा तो फ्रिंज स्पेसिंग कम होती जाएगी। तो आई होप कि ये लेक्चर जो है ना ये आपको समझ आ रहा है। तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड तो था लेकिन ये कॉन्सेप्चुअल था। कमेंट्स में बताइएगा अगर आपको अच्छी समझ आई है, और अगर अच्छी से समझ आई है तो इसको, इस वीडियो को शेयर करना अपने, सब्सक्राइब भी करें मेरा चैनल को। एमसीक्यूज करते हैं, एमडी कैट का एमसीक्यूज है, इफ़ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज शिफ्टेड फ्रॉम एयर एयर टू वाटर, देन हाउ विल इट इफेक्ट द फ्रिंज स्पेसिंग, फ्रिंज स्पेसिंग को कैसे इफेक्ट करेगा। तो बेटा इसका जो आंसर है ना, एयर से वाटर में अगर आप जाएंगे तो स्पीड कम होगी, स्पीड कम होगी तो वेवलेंथ कम होगी, वेवलेंथ कम होगी तो फ्री स्पेसिंग डिक्रीज होगी। ये मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, देखें। अब आपने सेटअप को एयर से कहाँ पे लेके गए, वाटर में, वाटर की डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होती है तो स्पीड क्या हो जाएगी, लाइट की स्पीड क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी ना, डिक्रीज हो जाएगी पानी में। और v इज इक्वल टू एफ लेमडा। अगर v कम है तो लेमडा भी कम होगा, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि वेव की फ्रीक्वेंसी तब कांस्टेंट होती है जब वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कांस्टेंट होगी।
तो इस वजह से लेमडा अगर कम होगा तो लेमडा का डायरेक्ट रिलेशन है डेल्टा वाई के साथ, तो लेमडा कम तो डेल्टा वाई भी कम। फिर एक और एक्सपेरिमेंट है, अब एयर से कहाँ पे लेके गए हैं, यंग डबल स्लिट इज शिफ्टेड टू फ्रॉम एयर टू वाटर, ना कहें बल्कि इसको वैक्यूम कर लें, वैक्यूम में ले गए अब। जब अब वैक्यूम में लेके गए तो अब स्पीड क्या हो जाएगी ज़्यादा, एयर में स्पीड कम थी, वैक्यूम में ले गए लाइट की स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, लाइट की स्पीड ज़्यादा हो गई तो वेवलेंथ भी क्या हो जाएगी, वो भी ज़्यादा हो जाएगी, वेवलेंथ ज़्यादा होगी। तो बेटा इसका राइट ऑप्शन बनेगा अल्फा, इंक्रीज। फिर एक और पॉइंट, इफ़ 10 नंबर ऑफ फ्रिंजेस above the central maxima then find the total number of fringes। अगर सेंटर से ऊपर टोटल 10 नंबर ऑफ फ्रिंजेस हैं तो फिर टोटल नंबर ऑफ फ्रिंजेस कितनी होगी। तो बेटा याद रखना है आपने कि जब आप सेंटर से काउंट करते हैं ना, सेंटर में तो बनता है मैक्सिमा, ठीक है, इससे ऊपर कितने स्पॉट हैं, 10 हैं, तो नीचे भी कितने होंगे, वो 10 ही होंगे। तो 10 + 10 और सेंटर वाला 1, तो टोटल कितने फ्रिंजेस होंगे, 21 फ्रिंजेस। अब इन 21 में ब्राइट भी हैं डार्क भी हैं। तो आई होप कि ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। मज़ीद कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं बेटा। आपसे मुलाकात होगी अब नेक्स्ट लेक्चर में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।